हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपने आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से वेन आरेख की बात करेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ वेन आरेख को लेकर। और वेन आरेख के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि संक्रियाएँ, कि अभी तक हमने जो भी समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएँ पढ़ी हैं उन संक्रियाओं को हम वेन आरेख की सहायता से किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन संक्रियाओं का ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमने पिछली वीडियो के अंदर जो वेन आरेख की जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने बात की थी कि अगर अपने कोई भी यूनिवर्सल सेट और उसका हमारे पास कोई एक सबसेट है, कि अगर हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है और उसका अगर उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत हमें कुछ अवयव दे रखे हैं, तो उन अवयवों के लिए तो हमने वेन डायग्राम बना लिया था। लेकिन अगर हमें व्यापक रूप में देखना हो कि हमें व्यापक रूप से किसी समुच्चय को वेन आरेख में प्रदर्शित करना है या समुच्चयों के ऊपर आधारित जो संक्रियाएं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, तो उन सब की बात अपने इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक आज रहेगा कि व्यापक रूप में किसी समुच्चय को वेन आरेख की सहायता से प्रदर्शित करना। ठीक है, कि व्यापक रूप से हम आज ये सीखने वाले हैं कि वेन आरेख की सहायता से हम किसी समुच्चय को प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं। कि अभी तक तो अपने को इतना पता है कि अगर हम एक आयत बना दें तो ये जो आयत होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। कि ये तो भी हमारे पास है सार्वत्रिक समुच्चय, और अगर अपने इसके किसी उप समुच्चय की बात करें, इसको U द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, और अगर अपने इसके किसी उप समुच्चय की बात करें तो वो हमने बोला था कि इसके अंदर एक वर्त द्वारा प्रदर्शित होगा। ये हमने मान लिया A, कि A जो है वो उप समुच्चय है किसका, U का। ठीक है, A जो है वो U का क्या है, उप समुच्चय है। और ये तो सिर्फ प्रदर्शित करने का वैसे एक तरीका हो गया कि समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे और उसके सार्वत्रिक समुच्चय को, कि ये तो उप समुच्चय हुआ और ये जो बड़े वाला जो हमने आयत बनाया ये सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। कि ये तो यहाँ तक का तो अपने को पता था, और इसके अंदर कोई अगर अवयव आए तो उस अवयवों को यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है, इतना काम अभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने अब बात करेंगे कि इसको बिना अगर अवयव हों, कि हमारे पास अगर अवयव नहीं है तो इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। या अपने से कोई ये पूछ ले कि यह जो अपने को डायग्राम दिया हुआ है यह प्रदर्शित किसको करता है, या इस डायग्राम को देखकर अपने को क्या पता लगता है कि ये मान किसका है। कि क्या अभी अपने इतनी सी जानकारी से बता सकते हैं कि ये है क्या, कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अपने जानते हैं ये सार्वत्रिक समुच्चय बना हुआ है और ये उसके अंदर उप समुच्चय बना हुआ है, लेकिन ये वास्तव में प्रदर्शित किसको कर रहा है तो वो हम अभी नहीं बता सकते। कि ये चीज़ किसको प्रदर्शित कर रही है हमें इसके बारे में नहीं पता। अब वो पता कैसे लगेगी, उस चीज़ को अपने को सीखना है। कि प्रदर्शित करने के लिए कि एक्चुअल के अंदर जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, कि अगर हमें कुछ भी यहाँ पर प्रदर्शित करना है, कि जो मान हमें चाहिए उस मान को अगर यहाँ पर दिखाना हो तो उस मान को दिखाएंगे कैसे। तो प्रदर्शित करने के लिए ध्यान देना कि हमें इसमें छायांकन करना पड़ेगा। मतलब हमें छायांकित भाग बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, और छायांकित भाग जब बनेंगे उसी से हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में बात किसकी की जा रही है। कि अभी इसको देख के हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्त किसको कर रहा है। बताता हूँ अभी इसका मतलब क्या है। कि मान लीजिए कि मैंने इस पूरे A को मैंने छायांकित कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रदर्शित करेगा A को। अभी ये सिर्फ A को प्रदर्शित करेगा, तो अपने यहाँ नीचे लिख देंगे A। कि इस वेन डायग्राम से हमें किस चीज़ के बारे में पता लग रहा है, तो हमें पता लग रहा है A के बारे में, कि हमने A की बात करनी है। तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे कि यह वेन डायग्राम, यह वेन आकृति या वेन आरेख, ठीक है, यह वेन आरेख समुच्चय A को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए उसे छायांकित करना जरूरी है। कि अगर वो हमसे ये पूछता है कि यहाँ पर ए समुच्चय कौन सा है, तो अपने ए को छायांकित करके दिखा देंगे कि ए समुच्चय ये है।
कि वेन आरेख जो है ये वाला वो प्रदर्शित करता है ए समुच्चय को। तो समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए या फिर उनसे संबंधित अभी आगे वाला जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए या फिर किसी संक्रिया से संबंधित समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम छायांकित भाग का यूज करेंगे कि जैसे ही हम किसी भाग को छायांकित कर देंगे वो भाग प्रदर्शित होने लग जाएगा। तो अभी अपनों ने देखा कि वेन आरेख की सहायता से किसी समुच्चय को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। प्रदर्शित करने का मतलब है कि उसको छायांकित करना है, जिस भाग को छायांकित करेंगे वही भाग प्रदर्शित होगा। तो अभी अपने संक्रियाओं से संबंधित जो भी समुच्चय बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि उनको अपने वेन आरेख के अंदर किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि अपने पहली जो संक्रिया थी हमारी सम्मिलन वाली संक्रिया, अगर अपने सम्मिलन की बात करें जिसको अपनों ने यूनियन भी बोला था, और हमने दो समुच्चय ले लेते हैं ए और बी और इनका हमने कर दिया यूनियन। तो यूनियन का मतलब अपने जानते थे कि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों जिन दो समुच्चयों का यूनियन किया गया है उन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लेना होता है। अब इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लेने के लिए मतलब जो भी हमारे पास, हालांकि यहाँ पर अवयव नहीं है लेकिन अपने इनको व्यापक रूप से ही देखेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ए समुच्चय के अवयव हैं, बी समुच्चय के अवयव हैं, और हो सकता है कि कुछ उसमें कॉमन भी हो कि अभी अपने को पता नहीं है कि ए और बी के मान क्या हैं। तो अभी अपने क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, यहाँ लिख लेंगे एक्स, और ये जो x होगा, ठीक है, ये जो x होगा ये a और b दोनों समुच्चयों का ही अवयव है कि x जो है वो a के अंदर भी बिलोंग करेगा और x जो है वो b के अंदर भी बिलोंग करेगा, कुछ इस तरीके का अवयव होगा। हाँ, अपने ये नहीं कह सकते कि दोनों का कॉमन, ठीक है, कॉमन से एक बार इसको मत जोड़ना। यहाँ पर x का मतलब है कि जो x है वो या तो a का अवयव है या b का अवयव है या फिर दोनों में है, कि वो a में भी हो सकता है, वो b में भी हो सकता है, वो दोनों में हो सकता है, कि x बिलोंग करेगा या तो a में और या फिर x बिलोंग करेगा किसमें, b में। कि ये अभी तक अपने जानते हैं सम्मिलन का मतलब है, यूनियन का ये मतलब है। इसको वेन डायग्राम की सहायता से किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फिर से आयत बनाएंगे और ये जो आयत है ये व्यक्त करेगा यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, जो इनका अधिसमुच्चय होगा। अब अपने को ए और बी दोनों बनाने हैं यहाँ पर, तो ए और बी अपने अब यहाँ पर जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे मान लो कि ये ए समुच्चय है, अब बी समुच्चय अपने को पता नहीं है कि बी समुच्चय का मान क्या है, तो बी समुच्चय को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, तो वो ए को काटता हुआ दिखाएंगे, मतलब कुछ भाग अपने उसका ए के साथ शामिल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बी समुच्चय के अंदर हो सकता है कुछ अवयव ऐसे हों जो ए में भी हैं, बी समुच्चय में कुछ अवयव हो सकते हैं और हो सकते हैं कि ना भी हों, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अभी अपने को ए और बी के मान नहीं पता, तो एक बार अपने ए और बी दोनों को एक दूसरे की प्रतिषेध करता हुआ बना लेंगे। अब अपने बात करते हैं कि ए यूनियन बी को प्रदर्शित कैसे करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों के ही अवयव, ए के भी अवयव लेने हैं और साथ में किसके अवयव लेने हैं, बी के भी अवयव लेने हैं, ठीक है, ए के भी अवयव और बी के भी अवयव, दोनों के अवयव लेने अपने को। इसलिए अपने क्या करेंगे, दोनों जो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय उनको हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये ए यूनियन बी है, कि हमने जो छायांकित किया वो ए को भी कर दिया और बी को भी कर दिया। मतलब इस छायांकित भाग में अब ए के भी अवयव आ जाएंगे, बी के भी अवयव आ जाएंगे और जो दोनों कॉमन है वो वाले अवयव भी आ जाएंगे। तो ये हुआ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। और अब अपने बात करते हैं इसके बाद में जो अगली संक्रिया थी, जो कि सर्वनिष्ठ की संक्रिया है। इसमें था ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें अगर अपने कोई अवयव x लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है किसमें, b में, कि x a में भी है और x b में भी है। तो इसमें उभयनिष्ठ अवयव लेना होता था। इसमें अपने को x जो है वो अवयव होता था जो a और b दोनों में हो, वो a में भी होना चाहिए था और वो किस में होना चाहिए था, वो b के अंदर भी होना चाहिए था, दोनों में होना चाहिए था। इसमें क्या था, इसमें या तो a में हो या फिर b में हो, और दोनों में उभयनिष्ठ है तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, उसको अपने एक बार लिख ही देते थे। लेकिन वहाँ पर अपने को जो x लेना है वो ऐसा अवयव होना चाहिए जो दोनों के अंदर ही हो, ठीक है। हाँ, किसी एक में है तो उसको नहीं शामिल करते, लेकिन जो दोनों में होगा उसको शामिल करेंगे। यहाँ पर या यूज़ होगा और वहाँ पर और यूज़ होगा। तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो वो देखिए, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे जो इनके लिए अधिसमुच्चय का काम करेगा, और इसके अंदर a और b दोनों को बना देंगे इस तरीके से। तो ये जैसे a है और ये b है, अगर अपने इतना बना के छोड़ दें
तो अभी ये किसी भी चीज़ को व्यक्त नहीं करेगा। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये है क्या, बस इतना पता लग रहा है कि एक आयत है और उसके अंदर 2 वर्त बने हुए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर अपने इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर अपने छायांकित कर दें किसी ऐसे हिस्से को, तब ये किसी ना किसी को व्यक्त जरूर करेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए छायांकित करना होता है ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को हम छायांकित कर देंगे तो ये व्यक्त करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, कि ये जो पूरा भी वेन डायग्राम है ये ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करता है। तो ये जो वेन डायग्राम था ये व्यक्त करता है यूनियन को, जिसमें ए और बी दोनों को ही छायांकित करना होता है, ठीक है। और इसमें ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मतलब जो बीच का जो कॉमन पार्ट है सिर्फ उसी को छायांकित करना है, कि हमने जो उभयनिष्ठ अवयव लेने हैं वो यहीं पर ही आने वाले हैं, कि जो ए में भी होंगे और किस में होंगे, वो बी के अंदर भी होंगे, दोनों में कॉमन हो जाएंगे वो दोनों। यहाँ पर क्या था, पूरे ए में हो सकते हैं, बी में हो सकते हैं, दोनों में कॉमन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से लेने हैं, कॉमन अवयव लेने हैं। तो ये तो अपनी 2 संक्रियाएं होगी अपने सम्मिलन की, और दूसरी सर्वनिष्ठ। एक तीसरी हमने अंतर के बारे में भी पढ़ा था माइनस का, तो उस माइनस को कैसे प्रदर्शित करेंगे तो वो देखिए। तो तीसरी अपने पास है कि अंतर का समुच्चय, अंतर का समुच्चय, और अपने अंतर ले लेते हैं a माइनस बी के लिए, मतलब a में से अपने को b माइनस करना है। तो a माइनस बी को अब वेन आरेख में किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे तो वो अपने को देखना है। सबसे पहले a माइनस बी का अपने मतलब देख लेते हैं। तो a माइनस बी के अंदर अगर कोई अपने x लिखते हैं तो इस x का मतलब ये था कि ये x बिलोंग करेगा a में, ये x बिलोंग करेगा a में, लेकिन ये x बिलोंग नहीं करेगा किसमें, b में। कि हमें क्या करना था, a में से b को माइनस करना था, तो a में से b को हटा दिया हमने। a में से b को हटाने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो अवयव आने वाला है वो सिर्फ a का होगा लेकिन b का नहीं होगा, कि x जो है वो a में तो बिलोंग करेगा लेकिन x बिलोंग किस में नहीं करेगा, b में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा, इसको अपने क्या बोला था कि a में से b को हटाना है, a में से b को हटाना। तो a में से b को हटाने का मतलब है कि b के अवयवों को हटाना है, कि a के अंदर जो जो अवयव b के हैं उनको आप हटा दीजिए। तो देखिए इसका वेन डायग्राम, वही सबसे पहले तो एक आयत बनाएंगे जो कि सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करेगा, और इसमें 2 हम वर्त बना लेंगे एक दूसरे को काटते हुए, जिसमें से एक को लिख देंगे a और एक को b। अभी तक ये किसी को नहीं व्यक्त कर रहा, लेकिन अब जैसे ही इसको छायांकित करेंगे, छायांकित किसको करना चाहते हैं हमने, a माइनस बी वाले समुच्चय को। अब इसमें अपने को देना है कि a माइनस बी कौन सा है, तो पूरे को छायांकित किया था तो वो a यूनियन b था, बीच वाले को छायांकित किया वो a इंटरसेक्शन b था। अभी अपने को छायांकित हिस्सा वो करना है जो a का हो लेकिन b का ना हो, सिर्फ a वाला हिस्सा अपने को छायांकित करना है और वो b का नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपने को ये देखना है कि a वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है और b वाला कौन सा नहीं है। तो यहाँ मैं अभी आपको बना के बता रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना इतना, ठीक है, कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो सिर्फ किसका है, a का, और इसमें b का कोई भी पार्ट नहीं है कि इस हिस्से के अंदर, क्योंकि b जो है वो यहाँ तो इस तरफ है, यहाँ b यहाँ पर है, तो इस हिस्से को हमने छोड़ दिया, हमने सिर्फ छायांकित किया, जो प्योर a का हिस्सा है उसको हमने छायांकित कर दिया। तो ये प्रदर्शित करेगा किसको, a माइनस बी को। अगर इसी में अपने को बात करनी हो कि b माइनस a की, कि b में से अगर a को माइनस करना हो तो अभी अपने इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, तो 2 वर्त बनाए इस तरीके से, ये a और ये b। तो अगर अपने को b में से a माइनस करना है तो b में से अब a वाला हिस्सा हटा दो, सिर्फ b वाला हिस्सा छायांकित करो, उसमें a नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ b वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है जिसमें a का कोई रोल नहीं है, तो ये b माइनस a का वेन डायग्राम है। तो ये तो हुए कि अपने पास जो 3 संख्याएं हमने पढ़ी थी उनसे जो समुच्चय बनेगा कि a यूनियन b, फिर a इंटरसेक्शन b और a माइनस b, कि इनको अपने किस तरीके से वेन आरेख में प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, अगर अपने के पास 3 समुच्चय भी आ जाएं तो उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हमें तो 2-2 समुच्चयों को लेकर चलना है, उसी के आधार पे अपने तीसरे समुच्चय के लिए भी बना सकते हैं, उसको भी अपने करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है पूरक समुच्चय का। पहले पूरक समुच्चय को पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने और भी जो वेन डायग्राम है उनको बनाकर देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है पूरक समुच्चय का। पूरक समुच्चय की सबसे पहले अपने परिभाषा लिखेंगे और फिर उसको अपने एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। देखिए पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या होगी। पूरक समुच्चय इसमें लिखेंगे कि यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है
तथा ए यू का कोई उपसमुच्चय है। तो अच्छा, पूरक समुच्चय किसी समुच्चय का ही निकलेगा, ठीक है, पूरक समुच्चय किसी समुच्चय का निकलेगा। अभी अपने यहाँ पर जो पूरक समुच्चय की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं वो इस ए के लिए पढ़ने जा रहे हैं कि ए का पूरक समुच्चय है, ठीक है, ध्यान देना। अभी ये पूरक जो समुच्चय होगा इसके संगत कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो वो ए है अभी हमारे पास। कि अगर अपने इसको अगर मैं जो ऐड करूँ कि एंगल के साथ में हमने पूरक कोण पढ़े हुए हैं कि ऐसे कोई दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, तो वहाँ पर दो चीज़ें थी कि अपने कहें कि जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण है तो 60 डिग्री का पूरक है 30 डिग्री, तो किसी ना किसी के संगत पूरक निकलेगा। तो वही बात यहाँ पर है कि अभी अपने पास पूरक समुच्चय जो पढ़ना है वो किसी ना किसी समुच्चय के लिए निकलेगा। एक समुच्चय और हमारे पास होना चाहिए, तो उस समुच्चय के अपने पूरक समुच्चय की बात करेंगे, ठीक है, किसी एक समुच्चय के पूरक समुच्चय की अपने को यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पर वो जो समुच्चय है वो कौन सा है, ए है, कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A इसका कोई उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय, तो A का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा, ठीक है, A का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A में नहीं है, जो ए में नहीं है। कि पूरक समुच्चय के अंदर अवयव कौन कौन से आएंगे, तो पूरक समुच्चय में वही अवयव आएंगे जिसके लिए अपने पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं, बस उनको छोड़ दो। कि मुझे ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है तो मैं ए वाले अवयवों को छोड़ दूंगा, उसके अलावा जो भी अवयव बचेंगे हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से वो हमारे पास पूरक समुच्चय के अंदर आने वाले हैं। अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया प्राकृत संख्याएं। हमारे पास मान लीजिए कि एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा इस तरीके से। मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मैंने अगर सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया, ठीक है, और इसमें से मान लो मैं कोई एक उप समुच्चय ले लेता हूँ जिसको मैं ए द्वारा प्रदर्शित करूँगा, ठीक है। ये तो हमने एक बार यू मान लिया इसे, और ए हमने इसमें से मान लिया कि 2 4 6 8 डैश डैश डैश, मतलब सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और अभी हमने पूरक समुच्चय यहाँ लिखेंगे ए का पूरक, ए का पूरक समुच्चय। तो अभी ए का पूरक समुच्चय होगा क्या, तो परिभाषा देखिए एक बार, उसके बाद में अपने इसको लिखेंगे कि ए का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं है। कि अभी अपने को यहाँ पर पूरक लिखना है तो यहाँ पर आप वही अवयव लिखना जो ए में ना हो। कि ए में सम संख्याएं सारी हैं तो ए में क्या नहीं है, तो ए में विषम संख्याएं नहीं है, तो यहाँ पर विषम संख्याएं आ जाएंगी। कि पूरक समुच्चय अगर अपने को किसका लिखना है तो इसके विपरीत आपको अवयव लिखने हैं, कि जो अवयव ए में आ रहे हैं बस उनको छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव। तो सार्वत्रिक समुच्चय में जो अवयव बचे अपने पास वो है 1 3 5 7 9 डैश 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 चलता रहेगा ये। तो ये ए का पूरक समुच्चय है। तो अभी एक चीज़ और अपने को यहाँ पे नोट करनी है कि ए के पूरक समुच्चय को, ए के पूरक समुच्चय को ए डैश, ठीक है, ए के ऊपर डैश लगा देंगे, ए डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पूरक समुच्चय होगा उसको किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ए डैश द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और एक चीज़ और इसमें अपने नोट करेंगे कि जो ए डैश होगा, ए डैश जो होगा वो बराबर होगा u माइनस ए के। ये अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है कि ए डैश जो है वो ज्ञात कैसे होगा, तो u में से a को माइनस कर दो, तो u में से a वाले अवयव जैसे ही हटेंगे तो हमारे पास a डैश बन जाएगा, मतलब a का पूरक समुच्चय बन जाएगा। अभी अपने बात कर ही लेते हैं इसके वेन आरेख की, कि अभी पूरक समुच्चय जो है इसका वेन आरेख अपने किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ बना लेता हूँ इसका मैं वेन आरेख, कि ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट u, और इसके अंदर कोई एक समुच्चय है हमारे पास है a, ठीक है। अभी तक जब तक छायांकित नहीं किया हुआ ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम है। हमें मान लीजिए कि a डैश को प्रदर्शित करना है, तो a डैश का मतलब था कि u में से a को माइनस करना है।
तो अभी क्या करना है, ये u है और उसमें से इस a को हटाना है। मतलब मुझे अब सिर्फ u के हिस्से छायांकित करने हैं, लेकिन a वाले हिस्से छायांकित नहीं करने। कि u में से a को हमने हटा दिया, इसका मतलब a वाले हिस्सों को अब छायांकित नहीं करना, हमने छायांकित करना है किसको, सिर्फ u वाले हिस्से को। कि u वाला हिस्सा हमें चाहिए, a हमें नहीं चाहिए, क्योंकि a को तो हमने हटा ही दिया। तो a को मत छायांकित करना, बस इसके अलावा जो बाकी का जो पोर्शन है, ये वाला सारा बाहर वाला जो हिस्सा है ये छायांकित हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने a को हटा दिया है और अभी ये जो है वो किसके बराबर है, a डैश के बराबर है। और a डैश जो है वो बराबर किसके होता है, u माइनस a के। तो ये हुआ पूरक समुच्चय की परिभाषा। उसका एक एग्जाम्पल ले लिया, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं और वेन आरेख से कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी बातें। तो हमने देखा कि पूरक समुच्चय को प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं वेन आरेख में, और अभी अपने कुछ उसके गुणधर्म और देखने वाले हैं, पूरक समुच्चय के गुणधर्म। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है पूरक समुच्चय के गुणधर्म। तो पहले तो एक बार अपने एग्जाम्पल लिख लें कि मान लो कि हमारे पास u था कि 1 2 3, जो पिछला एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग ये u हमारे पास है, और a हमने इसमें से लिया था 2 4 6 इस तरीके से, और a डैश जो आया वो आया था 1 3 5 डैश डैश डैश। अब गुणधर्म देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है कि a और a डैश, ठीक है, अगर अपने दोनों का यूनियन कर दें, a और a डैश दोनों का अगर अपने यूनियन कर दें तो क्या आने वाला है। तो a और a डैश को जैसे ही अपने यूनियन करके लिखेंगे तो इसका मतलब पहले अपने को a वाले सारे वेव लिखने हैं और फिर अपने को a डैश वाले सारे वेव लिखने हैं। यही हुआ यूनियन का मतलब कि इसमें पहले a वाले सारे वेव मतलब 2 4 6 डैश डैश, ये सम संख्या सारी आ गई। फिर a डैश वाले अवयव 1 3 5 कि 1 3 5 डैश डैश डैश। कहने का मतलब ये है कि सम संख्या और विषम संख्या वापस आ चुके हैं, और ये जो है वो क्या बन गया एक्चुअल में, यूनिवर्सल सेट U बन गया, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से सारी संख्या चलती रहेंगी, जिसमें सम संख्या भी आ जाएंगी और विषम संख्या भी आ जाएंगी। तो ये पहला गुणधर्म है कि a और a डैश का अगर अपने यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, ये पहला गुणधर्म इसका। दूसरा जो इसका गुणधर्म है कि a और a डैश का अगर अपने इंटरसेक्शन कर दें, मतलब उभयनिष्ठ अवयव, इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव तो कोई भी नहीं आएगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो खाली रहने वाला है, इसको एम्प्टीसेडिक समुच्चय द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा गुणधर्म है। और तीसरा गुणधर्म इसका, तीसरा गुणधर्म है, इसको बोलते हैं द्विपूरक, द्विपूरक का नियम। द्वि मतलब दो, तो दो बार पूरक करना है अपने को। मतलब अगर अपने a डैश के लिए ही अगर अपने a डैश ज्ञात करें, a डैश के लिए ही डैश का मान ज्ञात करें, मतलब a डैश का अगर अपने को पूरक ज्ञात करना हो, इसका मतलब हुआ a डैश का पूरक, a डैश का पूरक। तो a डैश का जो पूरक होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से a डैश को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही यूनिवर्सल सेट में से a डैश को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वापस क्या मिलेगा, a मिलेगा, क्योंकि इसकी परिभाषा जो थी a डैश की वो थी u में से माइनस कर दो a को। ठीक है, डैश निकालना है तो जिस पे डैश लगा हुआ है, a पे डैश लगा हुआ है, ठीक है, a पे डैश लगा हुआ है तो a को माइनस कर दिया u में से। अब यहाँ पर a डैश, ये जो डैश है वो लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको u में से माइनस कर देंगे, और u में से जब a डैश को माइनस करेंगे तो a बनेगा। और एग्जाम्पल से अगर अपने इसको समझना चाहे तो एग्जाम्पल से भी अपने इसको समझ सकते हैं कि अगर अपने इस a डैश के पूरक की बात करें कि इस a डैश का पूरक क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसका पूरक ज्ञात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पूरक है, इसका जो पूरक है वो एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट के वो अवयव हो जाएंगे जो कि इसमें नहीं, जो इसमें नहीं आ रहे। ठीक है, जो इसमें नहीं आ रहे, तो इसमें क्या नहीं आ रहा इस बार, इसमें सम संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ पर अपने लिख देंगे 2 4 6 डैश डैश डैश। ठीक है, कि अगर अपने को पूरक ज्ञात करना है तो जिस समुच्चय का पूरक ज्ञात करना है ना, तो उस समुच्चय को छोड़ दो, उसके अलावा जो अवयव हैं उनको लिख दो। तो मुझे जैसे इसका पूरक निकाला तो मैं ये वाले सारे अवयव छोड़ दूंगा, तो बचेंगे कौन से, इसमें से कौन से बचेंगे, इसमें से सम संख्या बच जाएंगी, और वो सम संख्या वाला जो समुच्चय वो किसके बराबर है, a के बराबर। ये किसके बराबर है, a के। तो द्विपूरक का नियम है कि अगर अपने पूरक का ही पूरक ज्ञात करेंगे तो वापिस a बन जाएगा। वही बात है कि इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं तो वापिस वही संख्या मिल जाएगी, कि अपने को पता है कि 2 का अगर अपने व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का अगर अपने व्युत्क्रम करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं कि पूरक का अगर वापस हमने पूरक ज्ञात करेंगे तो वापस वही मूल जो समुच्चय वो बन जाएगा।
अब अपने बात करते हैं इसके चौथे गुणधर्म की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर वो बता भी दिया था कि डी मॉर्गन का नियम, मॉर्गन का एक नियम है और वो नियम पूरक समुच्चयों के ऊपर ही संबंधित है। और इसके अलावा इससे पहले वाली जो हमने संक्रियाएं पढ़ी यूनिवर्सल्स, अपने एक तो सम्मिलन की और सर्वनिष्ठ की, तो उन सब का मिला जुला एक रूप है। तो चौथा गुणधर्म इसका डी मॉर्गन नियम, ये नाम है मैथमेटिशियन का और इसका अपने को नियम पढ़ना है, जो कि पूरक समुच्चय से ही संबंधित है, जिसमें सभी संख्याएं आने वाली हैं। पहले तो मैं वो नियम लिख देता हूँ। तो इसके दो नियम हैं। नंबर 1 कि A यूनियन B, अगर अपने इस पूरे यूनियन का पूरक निकालें तो ये पूरक क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर अपने समझे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को A और B जो यूनियन अपने करते हैं उसका पूरक, मतलब उसके अवयवों को अगर अपने छोड़ना हो तो वो बराबर किसके आएगा, उस चीज़ की बात करनी है। अब इसका वेन डायग्राम भी बनाएंगे। पहले अपने ये नियम लिख लेते हैं। वो देखिए कि A यूनियन B को ही हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हटाना। कि इस बार जो डैश लगा हुआ है वो A यूनियन B पे लगा हुआ है, तो जिस पे डैश लगा होता है उसको U में से माइनस करना होता है। तो पहले मैं नियम लिख दूँ, ये बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश के, ठीक है। A डैश इंटरसेक्शन है B डैश के। मैं इसका जो LHS है, LHS, इसके LHS जो है वो है A यूनियन B का डैश। तो डैश लगा हुआ है A यूनियन B पे, तो अपने क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना लेंगे जिसमें ये A और ये B। तो यूनियन के ऊपर डैश लगने का मतलब ये हुआ कि यूनियन को छोड़ दो। तो ये यूनियन सारा होता था, अगर अपने इसको छायांकित करते हैं तो ये यूनियन था। अब इसी को छोड़ना है तो इधर वाला जो हिस्सा ये वाला, ये वाला हिस्सा जो है वो छायांकित कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यूनियन वाला जो पोर्शन था, यूनियन वाला जो पोर्शन है उसको छायांकित नहीं किया, क्योंकि यूनियन पे डैश लगा हुआ है। तो यूनियन को छोड़ते हुए बाकी हिस्से को छायांकित कर देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको वेन डायग्राम जो भी अभी तक बने हैं, यहाँ पर हमने अभी तक बनाए या अभी आगे जो भी बनाने वाले हैं, वो आपको पेंसिल से बनाने हैं और साफ सुथरे बनाने हैं। पेन का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा बात कि आप स्केल और प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ अपने पास है यूनियन के डैश का वेन आरेख, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित करता है, यूनियन के डैश को। ये हमने सिर्फ इसकी LHS लिखी है, RHS का भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको दूसरा नियम बता दूं। दूसरा जिसका नियम है वो है A इंटरसेक्शन B का डैश, मतलब इंटरसेक्शन को छोड़ दो। तो इंटरसेक्शन को छोड़कर वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होता है A डैश यूनियन B डैश के। तो पहले तो अपने को ये दो नियम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये पहले नियम का LHS है, ठीक है। फर्स्ट जो है उसका LHS है। सेकंड का जो LHS होगा वो देखिए क्या होगा, सेकंड का LHS मतलब इंटरसेक्शन जो है उस पर डैश लगा हुआ है। तो इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट, ये A, ये B। तो इंटरसेक्शन तो होता था ये बीच वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब इसको छोड़ना है क्योंकि इस पर डैश लगा हुआ है, तो इसको छोड़ते हुए बाकी हिस्से को छायांकित करना है। तो इस बार जो छायांकित होने वाला हिस्सा है वो देखिए कौन सा होगा, ये सारा ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ इस हिस्से को छायांकित नहीं किया, ये वाला हिस्सा हमें छायांकित नहीं करना। इस हिस्से को छोड़ते हुए बाकी जितना भी हिस्सा हमारे पास अपने को दिखाई दे रहा है वो सारा हिस्सा अपने छायांकित कर देंगे। तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन का डैश, मतलब इंटरसेक्शन का ये पूरक बन जाएगा। तो मैंने दोनों की LHS लिखी है। अब इसकी जो RHS अपने को बनानी है कि RHS का अपने डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसकी अपने एक बार बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कुछ एग्जाम्पल इसके सोल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन के ये मैं दो पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आपको A यूनियन C का डैश निकालना है और फिर B माइनस C का डैश निकालना है। पूरक समुच्चय निकालना है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास यूनियन और माइनस की दो संख्याएं हैं। ये U का मान है, A का, B का और C का, ये सारे मान आपको दे रखे हैं। U का मान 1 से लेकर 9 तक, A का मान 1 से लेकर 4 तक, B का मान 2 4 6 8 और C 3 4 5 6।
तो A यूनियन C का डैश, मतलब आपको यूनियन का डैश निकालना है। तो यूनियन का डैश अगर निकालना है तो पहले यूनियन निकालिए और उसके बाद डैश निकालिए। कि जैसे यहाँ पर माइनस का डैश निकालना है, माइनस के लिए डैश करना है तो पहले माइनस निकलेगा और फिर डैश होगा। तो पहले अपने A यूनियन C का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए A यूनियन C, तो A यूनियन C का मतलब कि पहले A वाले अवयव लिखो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब C वाले अवयव लिखो, 3 4 5 6, तो 3 4 आ चुका है, 5 6, ठीक है। और अब अपने लिखेंगे A यूनियन C का डैश, मतलब U में से आपको माइनस करना है किसको, A यूनियन C को। तो जिस पे डैश लगा हुआ है उसको छोड़ना होता है। तो डैश लगा हुआ है यूनियन पर, तो यूनियन वाले सारे अवयव छोड़ दो कि 1 2 3 4 5, इन सबको छोड़ दो। इनको जब छोड़ोगे तो पीछे बचेगा क्या, 7 8 और 9 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 और 9। तो ये तो हुआ यूनियन का डैश, ठीक है। जिस पे डैश लगा हुआ है उसको छोड़ना है सिर्फ। बात करते हैं हमने B माइनस C के डैश की, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है। तो B माइनस C, तो B माइनस C का मतलब होता है कि B वाले अवयव लिखो, C वाले सभी अवयवों को हटा दो। कि B में से C को हटाना है तो ये B है। अब इसमें से देख लो कौन से अवयव C के हैं, उसको अपने हटा देंगे। तो C के अवयव हैं, एक तो 4 हैं और एक कौन सा 6, यही है ना, 4 और 6 ये C के अवयव हैं। तो 2 और 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 8। तो अब इस माइनस का, ये जो माइनस आया इसका डैश निकालना है, ठीक है। B माइनस C का डैश, तो U में से इस B माइनस C को अपने हटा देंगे। तो मतलब 2,8 हटा दो, यहाँ से 2 और 8 को हटा दो, बाकी सारे लिख दो। तो बाकी कौन कौन से हैं, 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये हमारे पास B माइनस C का डैश है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका जो बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला, दूसरा और चौथा और पांचवा, ये आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन में आपको पूरक समुच्चय ही ज्ञात करना है। और तीसरे में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें यह आ सकती है कि यहाँ पर आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, तो उससे पहले आपको रोस्टर रूप देखना पड़ेगा क्या बनेगा, फिर उसके आधार पे अपने को उसका पूरक लिखना है। लिखना आपको पूरक ही है। कि जैसे फर्स्ट पार्ट में इसने बोला कि x एक प्राकृत सम संख्या है। अब प्राकृत सम संख्या जो है, ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल सेट इसमें लेना है प्राकृत संख्याओं को, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो प्राकृत सम संख्याओं का पूरक क्या होगा, तो प्राकृत विषम संख्याएं, ठीक है। अपने को पूरक लिखना है तो मतलब जिसका पूरक लिखना है उसको हटाना है। तो सम संख्या का पूरक मतलब सम संख्या को हटा दो, तो सम संख्या को हटाओगे तो विषम संख्याएं आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट में इसमें लिखा हुआ है कि विषम संख्या, अगर x एक विषम संख्या है तो विषम संख्या का पूरक इस बार सम संख्या हो जाएगी। फिर थर्ड के अंदर लिखा हुआ है 3 का गुणज, 3 का धन गुणज, मतलब 3 के पाड़े की संख्याएं। अब 3 के पाड़े की संख्याएं कौन सी होती हैं, 3 6 9 12 डैश डैश डैश। तो इसका पूरक होगा कि जो 3 के गुणज नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लिख देना समुच्चय निर्माण रूप में ही, कि अभी हमारे पास 3 के गुणज का पूरक, 3 के गुणज का जो पूरक है वो क्या होगा, कि ऐसी संख्याएं जो 3 के गुणज नहीं हैं। उसके बाद में चौथे में लिखा है कि x एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का पूरक, अभाज्य संख्या का पूरक होगा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या का पूरक भाज्य संख्याएं, और उसमें 1 को शामिल जरूर कर लेना। और उसके बाद में पांचवें में 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसका उल्टा ही लिखना, मतलब आपको नहीं शब्द लगाना है। इसने बोला कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसका पूरक क्या होगा, कि ऐसी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित ना होती हों। और फिर लिखा है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऐसी संख्याएं, इसका पूरक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका पूरक क्या होगा, कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कि आपको नहीं शब्द यहाँ पर जोड़ना है। पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर इसने बोला कि 8वें में एक समीकरण दे रखी है कि x + 5 = 8। आपको x + 5 = 8 का हल देख लो क्या होता है, और चाहे तो आप वहाँ पर नोट इक्वल लगा सकते हो। जैसे कि 8वें में हमें समुच्चय दिया हुआ है, 8वां पार्ट इसका ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें अपने को एक समुच्चय x अवयव दे रखा है और x + 5 = 8, ठीक है। इसको मैंने a मान लिया, तो मुझे a' ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, x और x + 5 इक्वल नहीं होना चाहिए 8 के, इस तरीके से कि अगर x + 5 = 8 को अपने a मानते हैं, मतलब इस तरीके के नियम से जो भी अवयव आएगा उसको अपने a में मानते हैं, तो इसका जो अपोजिट होगा वो पूरक में चला जाएगा। मतलब x + 5 अगर 8 के बराबर नहीं है तो वहाँ से जो x निकलेगा वो a' का मान माना जाएगा।
वैसे देखा जाए तो x + 5 = 8 को हल करने पर x का मान आता है 3। तो अब आप ऐसी समीकरण देख लो जिसका आंसर 3 आता हो, तो इस समीकरण का आंसर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि अपनों ने बोल ही दिया कि x + 5 का मान 8 के बराबर नहीं है, तो x का मान 3 तो नहीं आएगा, 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। या यूँ कहें कि n में से 3 को हटाना है सिर्फ, ठीक है, तो डायरेक्ट इतना लिख दो, काम चल जाएगा। 9th इसी तरीके से हो जाएगा, नॉट इक्वल का साइन, ठीक है। अगर स्टेटमेंट दे रखी है तो नहीं शब्द लगा दो, और इक्वल का साइन देकर अगर कोई समीकरण दे रखी है तो वहाँ पे नॉट इक्वल कर दें तो पूरा ज्ञात हो जाएगा। 10वें में लिखा हुआ है कि x का मान 7 या 7 से बड़ा, तो उसका उल्टा कर दो। अपने को निशान यहाँ पर उल्टा करना है कि अपने को इस बार a दिया हुआ है कि x और x का मान 7 या 7 से बड़ा, ठीक है, x का मान 7 या 7 से बड़ा, तो इसका जो पूरक है वो आएगा x और x का मान 7 से छोटा, ठीक है, निशान चेंज करना है। और इसी तरीके से 11th में हो जाएगा। अच्छा, 4th क्वेश्चन जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट a और b साथ दे रखे हैं और आपको इसमें मॉर्गन का नियम सत्यापित करना है। तो पहले अपने इस 4th एग्जांपल को कर लेते हैं, उसके बाद इसका वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन है, उसकी और बात करें। तो 4th क्वेश्चन के अंदर u, a और b दे रखे हैं, मॉर्गन का नियम सत्यापित करना है। 2 भाग हैं, ठीक है, पहला भाग मैंने लिख दिया है, दूसरा आप खुद सोल्व करेंगे। पहला मैं समझाता हूँ किस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें सोल्व करने में। देखिए, दोनों को बराबर करना है, सत्यापित करने का मतलब है LHS और RHS आपको बराबर करनी है। अब LHS और RHS को बराबर किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए पहले अपने को LHS को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और LHS को सोल्व करने के लिए देखिए आपके पास है A यूनियन B का डैश, मतलब यूनियन का डैश निकालना है, यूनियन का पूरक निकालना है, ठीक है। तो अपने को पहले तो LHS का मान निकालना है। तो LHS का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले तो यूनियन याद करेंगे। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया भी है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब A और B को इकट्ठा करना है, तो A और B को इकट्ठा करो। तो A के अवयव 2, 4, 6 और 8। अब B के अवयव 2, 3, 5, 7, तो 2 आ चुका है, तो 3, 5, 7, 3, 5, 7, तो ये तो हुआ A यूनियन B। अब A यूनियन B का डैश, तो मतलब U में से क्या करोगे, A यूनियन B को माइनस करोगे। तो U में से इसको हटा दो, मतलब ये जो सारे अवयव हैं इनको हटा दो, क्योंकि इसका डैश चाहिए, तो ये अवयव को नहीं चाहिए, इनको हटा देंगे। तो इनको हटाने से अब पीछे जो अवयव बचेंगे वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो बचा 1, ठीक है, 2, 3 हट चुका है, 4 भी हट गया, 5, 6, 7, 8 ये सारे हट चुके हैं, हमारे पास सिर्फ बचा एक 9, ठीक है। 2 नहीं आएगा यहाँ पर, इसके अलावा 3 है, 4 है, 5, 7 ये सारे क्रम से ही हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। एक पहला अवयव और एक लास्ट वाला भी इसमें बचा हुआ है, तो वो हमने लिख दिया। तो ये तो हुआ A यूनियन B का डैश, ये LHS है। अब अपने को RHS निकालनी है। अब RHS के अंदर अपने पास 3 बातें हैं, डैश हैं 2, तो 2 डैश निकालने पड़ेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इस बार A डैश B डैश निकाल के और फिर उनका इंटरसेक्शन निकलेगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे RHS को, मतलब RHS में हमें A डैश B डैश और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं A डैश की। तो A डैश कैसे निकलेगा, U में से A को माइनस करना पड़ेगा, मतलब A को हटा दो, U में से A वाले वे हटा दो। तो 2, 4, 6, 8 को हटा दो, तो 1, 3, 5, 7 और 9 यही आएंगे, चेक कर लीजिए, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 वही के सम संख्या हटा दी बस। और अब अपने बात कर लेते हैं B डैश की, मतलब U में से B को माइनस करना है, मतलब U में से B वाले अवयव हटाने हैं। तो U में से 2, 3, 5 और 7 को हटाना है। तो 1, 4, 6, 8, 9 ये आ जाएगा, ठीक है। 1, 4, 6, 8, 9, ठीक है। अब अपने को दोनों का इंटरसेक्शन, ये 1 ये 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 व 2 से A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो आप देख लीजिए कि यहाँ और यहाँ पर कॉमन क्या है, कि इसमें और इसमें कॉमन इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब कॉमन निकालना है। तो कॉमन अभी देखिए, एक तो है 1, ठीक है, और एक है 9, तो 1, 9। और साफ दिखाई दे रहा है कि LHS का जो मान आया था वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। स्पष्ट है कि LHS बराबर है किसके, RHS के, मतलब A यूनियन B का जो डैश है वो बराबर है A डैश इंटरसेक्शन है B डैश के। तो ये हमारे पास मॉर्गन का नियम जो है वो एक नियम इसका सत्यापित हो चुका है।
इसी तरीके से आपको इसका दूसरा पार्ट सोल्व करके देखना है, वो आप खुद करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तो देखिए एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इस बार आपको सार्वत्रिक समुच्चय है कि ये जैसे समतल हुआ, इस समतल में जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं वो सारे के सारे त्रिभुज, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, इसमें सभी त्रिभुज आ चुके हैं, विषम बाहु है, चाहे समद्विबाहु है, चाहे समबाहु है, चाहे समकोण है, किसी भी तरीके का कोई भी, कि सारे त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है। फिर उसका कोई एक उपसमुच्चय ए ले लिया कि ऐसे त्रिभुज, इसमें से ऐसे त्रिभुज जिनमें से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होने का मतलब है कि 60 डिग्री से अलग होना, कि कम से कम एक कोण ऐसा है जो 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, कम से कम एक, और वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से भिन्न, मतलब 60 डिग्री नहीं है। अब इसका हमें ज्ञात क्या करना है, इसका हमें पूरक समुच्चय ए डैश का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए डैश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए डैश का मान ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आगे आपके जितने भी आगे जैसे एक प्रायिकता की जब अपने प्रश्नावली करेंगे तो वहाँ पर भी वो चीज़ काम आने वाली है। यहाँ जब भी ये शब्द आएगा अपने को कम से कम एक, इस शब्द को समझना है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि कम से कम एक नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कम से कम एक नहीं को अपने समझेंगे सबसे पहले, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कम से कम एक नहीं का मतलब क्या है, कम से कम एक नहीं का होना। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए किस तरीके से है। तो इसको समझने के लिए हमें एक और लैंग्वेज की यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। वो देखिए क्या है कि कम से कम एक नहीं का मतलब ये होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक इकाई है, कोई भी एक इकाई मतलब कोई एक समूह है हमारे पास हो सकता है। अगर मैं इस समूह में से माइनस कर दूं कुछ ऐसा जो इसको प्रदर्शित करे। देखिए ये बोल रहा है कि कम से कम एक नहीं को व्यक्त करना है। ठीक है, कम से कम एक नहीं को व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इकाई में से हम माइनस कर देंगे सभी का होना। ठीक है, इस लैंग्वेज को समझना है कि ये लैंग्वेज क्या है, कि हमारे पास कोई एक इकाई है जिसमें हर तरीके की चीज़ है। अगर उस इकाई में से मैं कुछ ऐसा माइनस कर दूं, सभी का होना, मतलब सभी शब्द को अगर मैं माइनस कर दूं, तो इसका मतलब वहाँ से अब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट आएगा कि कम से कम एक नहीं, कि उस इकाई में अब ऐसे अवयव बच गए जो कम से कम एक नहीं के बराबर हैं, जो कम से कम किसके बराबर हैं, एक नहीं के बराबर। कि इकाई में से सबके होने को, इकाई में से अगर अपने सबके होने को माइनस कर दें कि सारे ही हैं, ये कह रहा है कि कम से कम एक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने नहीं हो सकते, कुछ इस तरीके से इसको अपने को समझना है। तो हमने क्या किया कि एक पूरे यूनिट में से हमने सभी को माइनस कर दिया। अभी वो होना और ना होना इस चीज़ पे ध्यान मत दो, अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर ये शब्द आ जाए कम से कम एक नहीं। ठीक है, कम से कम एक नहीं, ये तो इसका मतलब है आपको क्या चीज़ माइनस करनी है, आपको सिर्फ ये शब्द माइनस करना है, सभी को माइनस कर दो। ये कह रहा है कि कम से कम एक नहीं, तो इकाई में से सभी को माइनस करना है, तो वो कम से कम एक नहीं आ जाएगा। अच्छा, अपने इस चीज़ को अपने ऐसे भी कह सकते हैं, उल्टा अगर अपने लिखें कि अगर कोई ऐसे बोले कि सभी का होना, ठीक है, सभी का होना, ठीक है, सभी का होना, तो ये बन जाएगा कि इकाई में से माइनस कर दिया कम से कम एक नहीं। अब मैं इसको जोड़ता हूँ घटना से। मान लीजिए कि हमें कोई घटना दे दी, ठीक है, हमने बोल दिया कि कम से कम एक नहीं के घटने का मतलब क्या होगा, कम से कम एक घटना ना घटे। ठीक है, समझना इस चीज़ को कि कम से कम एक घटना ना घटे, तो इसका मतलब हुआ कि इकाई में से माइनस कर दो सभी घटनाओं के घटने को, कि इकाई में से अगर मैंने वो घटनाएं हटा दी, मतलब अब माइनस का मतलब यहाँ पे हटाने से है कि इकाई में से सभी को घटने को, मतलब सभी घटनाओं को हटा दो, तो वहाँ पर अब जो सभी घटनाएं घटनी थी उनको हटाया है, तो अभी हमारे पास जो घटनाएं बचेंगी वो बचेंगी कम से कम एक तो नहीं हो, कम से कम एक नहीं हो। कि अपने मैं इसको जोड़ रहा हूँ, प्रायिकता से जोड़ के देख रहा हूँ अभी आपको इसको समझाने के लिए, कि इस शब्द को समझाने के लिए हमने इसको जोड़ा है एक बार प्रायिकता से, कि कम से कम एक नहीं घटे, तो इसका मतलब हुआ कि इकाई में से सभी घटे, उनको माइनस कर दिया। अब जो बच गया, अब यहाँ पर जो बच गया कि इकाई में से सब वाले तो माइनस कर दिए, अब जो बच गया ना वो सारे नहीं वाले ही हैं। उसमें हो सकता है कि एक नहीं है, हो सकता है उसमें दो नहीं हो सकता है तीन नहीं हो, चार नहीं हो, पाँच नहीं हो, कितने भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने सभी वाले माइनस कर दिए, कि इस इकाई में से हमने सभी वालों को माइनस कर दिया, अब सारे नहीं वाले बच गए,
तो वो नहीं नहीं वाले कुछ भी हो सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इस तरीके से कुछ भी। तो अब इसी बात का यूज़ हम यहाँ करेंगे। इसने बोला कि ए जो है वो एक ऐसा त्रिभुज है या उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है। तो एक कोण 60 डिग्री नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ कि अगर इसको भी यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, ये जो इकाई जिसकी अपने बात कर रहे हैं ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूं कम से कम एक नहीं वाले को, तो इसका मतलब सभी वाले बच गए। सभी वाले का मतलब कि सभी 60 डिग्री हों। यहाँ पर अब इसको एंगल पे आ जाइए वापिस अपने, कि कम से कम एक 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं, तो ये बनेगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे सभी 60 डिग्री हों। समझने से इसको कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है, तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट लिया एक जिसमें सारे त्रिभुज आ गए, उसमें से मैंने वो त्रिभुज हटा दिए जिसके तीनों कोण 60 डिग्री हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, समबाहु त्रिभुज माइनस कर दिया यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट में से मैंने समबाहु को माइनस कर दिया। अब जैसे ही मैंने यू में से समबाहु को माइनस किया, मेरे पास बचे कौन से, मेरे पास बच गया एक तो विषमबाहु, ठीक है, एक बच गया मेरे पास समद्विबाहु। ये दो ही तरीके बच गए, ठीक है, ये दो प्रकार बच गए, क्योंकि सारे 60 डिग्रियों को तो माइनस कर दिया, समबाहु को तो हमने माइनस ही कर दिया। अब इसने बोला क्या था कि ए जो है वो क्या है, कम से कम एक 60 डिग्री नहीं है। एक 60 डिग्री नहीं है तो उसमें ये विषमबाहु और समद्विबाहु है। मतलब कहने का ये है कि ए समुच्चय एक्चुअल के अंदर आपको विषमबाहु और समद्विबाहु का दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था इसी का पूरक, हमें इसका पूरक निकालना था। तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दोगे तो मेरे पास सारे के सारे 60 डिग्री वाले एंगल बच जाएंगे। तो यहाँ लिखूँगा कि सभी 60 डिग्री के सभी 60 डिग्री कोण वाले जो त्रिभुज हैं, ठीक है, सभी 60 डिग्री कोण वाले त्रिभुज, मतलब तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण लिख दो आप यहाँ पर कि तीनों कोण 60 डिग्री वाले त्रिभुज, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, ए डैश। कि कम से कम एक नहीं, मतलब यू में से सारे हों। तो मुझे ये वाला मान जो है वो ही आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ए हो गया, ये यू हो गया, ये माइनस में ए डैश। तो ए डैश का मान निकालना है तो यहाँ से अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कम से कम एक 60 डिग्री नहीं है, तो उसका मतलब ज़्यादा, अगर अपने इसका पूरक ज्ञात करें तो इसका मतलब सारे ही 60 डिग्री हों, ठीक है। इसका पूरक क्या होगा, सारे 60 डिग्री, और सारे जो 60 डिग्री हैं, सारे जो 60 डिग्री हैं वो कौन से हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो अभी अपने वापस मोर्गन के नियम पर चलेंगे। हमने मोर्गन के नियम के जो LHS थी, ठीक है, LHS का हमने वेन डायग्राम अभी बनाया हुआ था इससे पहले जब हमने बात की थी मोर्गन के नियम की, और मैंने आपको बोला था कि इसके RHS का भी अपने वेन डायग्राम बनाएंगे। तो अभी अपने RHS का वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझना वो RHS का वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। देखिए RHS में 3 बातें हैं, ए डैश है, बी डैश है और फिर उनका इंटरसेक्शन है। तो तीनों का वेन डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा पहले तो ए डैश का देखिए वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। मैं पहले ए डैश की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, और इसमें है हमारे पास ये दो समुच्चय ए और बी। मुझे सिर्फ ए डैश को व्यक्त करना है। तो ए डैश को व्यक्त करने का मतलब है कि U में से ए वाले हिस्से को अपने हटा देंगे। मतलब मुझे सिर्फ जो हिस्सा छायांकित करना है वो ए के अलावा जो बाकी सारा हिस्सा है वो छायांकित करना है। इस तरीके से ये छायांकित कर देंगे, ठीक है। ध्यान देना, मैंने ए वाला हिस्सा छोड़ दिया सारा का सारा। तो ए वाले हिस्से को छायांकित नहीं करना, क्योंकि हमें ए डैश चाहिए। तो ए को छोड़ते हुए बाकी चाहे उसमें बी आता है चाहे नहीं आता, वो सारा का सारा अपने को छायांकित करना पड़ेगा। सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना इतना, ये जो ए वाला हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को हमने छायांकित नहीं किया, ठीक है, अंदर वाले हिस्से को। और अब अगर अपने बात करें बी डैश की, तो बी डैश का मतलब होगा कि बी वाला हिस्सा जो है उसे छायांकित करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये U, ये हो गया A और ये B। तो सिर्फ B डैश को चाहिए हमें, B डैश का मान चाहिए, तो B को छोड़ दो। तो B को छोड़कर बाकी जो हिस्सा है उसको अपने छायांकित कर देंगे, ठीक है। ये B के बाहर वाला जो हिस्सा है, B के बाहर वाला हिस्सा, इसको सारे को छायांकित कर देंगे। इसमें A आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, बस B नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। ये सारा कि ये जो सारा पोर्शन है ये B डैश है,
ठीक है, बी को हमने छायांकित नहीं किया, ध्यान देना, सिर्फ बी को छोड़ दिया, बी के अलावा सारा का सारा हिस्सा हमने छायांकित कर दिया। तो ए डैश बन गया, बी डैश बन गया। अब आता है इंटरसेक्शन की, मतलब अब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। अब तीसरा जो बनेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का डैश, दोनों के लिए इंटरसेक्शन है, दोनों में उभयनिष्ठ, तो दोनों में उभयनिष्ठ हिस्सा देख लीजिए कौन सा छायांकित हमने किया हुआ है। आपको ऐसा हिस्सा देखना है जो ऊपर भी छायांकित है और नीचे भी छायांकित है, मतलब दोनों में जो कॉमन छायांकित है वो पार्ट अपने को देखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ इस डायग्राम में हमने इस बीच वाले हिस्से को, ये जो बीच वाला हिस्सा ए वाला हिस्सा, उसको छायांकित किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर है छायांकित किया हुआ, लेकिन यहाँ पर छायांकित नहीं है ना। तो छायांकित हिस्सा जो दोनों में हो वही देखना है। इसी तरीके से जैसे ये बी यहाँ पर छायांकित नहीं कर रखा है लेकिन यहाँ पर कर रखा है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। हम अपने को छायांकित हिस्सा वो देखना है जो दोनों में ही किया हो। तो दोनों में जो किया हुआ वो तो सिर्फ बाहर वाला ही है, कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है ए और बी दोनों को छोड़ते हुए, ए और बी दोनों को छोड़ते हुए जो बाहर वाला हिस्सा है वो यहाँ पर भी छायांकित किया हुआ है और यहाँ पर भी छायांकित किया हुआ है, लेकिन बीच वाला हिस्सा दोनों में छायांकित नहीं है, एक में है। तो एक वाले को नहीं लेना, उभयनिष्ठ की बात हो रही है, तो दोनों में छायांकित किया हुआ होना चाहिए। तो बाहर वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ध्यान दें ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये मॉर्गन के नियम का सत्यापन भी हुआ वेन आरेख की सहायता से। ये क्वेश्चन भी है कि मॉर्गन के नियम को अगर अपने को सत्यापित करना हो वेन आरेख की सहायता से, तो इस तरीके से अपने को वेन आरेख बनाकर बताने पड़ेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले LHS का बनाएंगे, LHS के दो बनेंगे वेन डायग्राम, LHS के दो वेन डायग्राम बनेंगे। पहले यूनियन का बनेगा, मैंने यहाँ पे यूनियन का बनाया नहीं है, ठीक है, वो यूनियन का पहले बनाना, उसके बाद में डैश का बनेगा। कि अगर अपने यूनियन का बनाना हो ए यूनियन बी, कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी, तो दोनों का यूनियन ये वाला, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका डैश चाहिए तो इस हिस्से को हटा दिया, ये देखिए। तो दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेन डायग्राम है वो तो है यूनियन का, और ये है जो यूनियन का डैश है। तो जिस पे डैश लगा तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे यूनियन पे डैश लगा हुआ तो मैंने यूनियन वाले हिस्से को छोड़ दिया, कि यहाँ पर यूनियन वाला हिस्सा छायांकित किया हुआ था, मतलब ये यूनियन है। और अगर अपने यूनियन पे डैश लगा रहे हैं तो यूनियन वाले हिस्से को छोड़ दो, बाकी को छायांकित कर दो। तो ये LHS है और यहाँ से बनी हमारे पास RHS, दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो ये अपने को बनाने भी हैं वेन डायग्राम इस तरीके से। पांचवा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.5 का ही, इसका पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको वेन आरेख इस तरीके से बना के भी बताने हैं। और अब मॉर्गन का जो दूसरा नियम है उसका आप खुद एक बार वेन डायग्राम बनाकर देखेंगे, सत्यापन उसको खुद करके देखेंगे। तो अभी पूरक के दो गुणधर्म बीच में और अभी बचे हुए हैं, वो गुणधर्म और देख लीजिए लास्ट में जाते हुए, कि पूरक के गुणधर्म में ये दो गुणधर्म, कि एम्प्टी सेट का पूरक क्या होगा और यूनिवर्सल सेट है उसका पूरक क्या होगा। देखिए एम्प्टी सेट का पूरक निकालना है तो जिस इस पे डैश लगा हुआ है तो इसको u में से माइनस कर दिया। अच्छा u में से खाली समुच्चय कोई माइनस करना है तो वापस u ही आ जाएगा, कि यहाँ पे कोई अवयव तो है नहीं, तो u में से खाली अवयवों को माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वापस किसके बराबर आने वाला है, u के बराबर आने वाला है। कि u का मान चाहे कुछ भी है, कि 1 2 3 4 ये मान लीजिए, और जो एम्प्टी सेट है वो तो खाली है। अब इसमें से इसको माइनस करना तो यहाँ पे कोई अवयव ही नहीं है, तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये u के बराबर रहेगा। तो एम्प्टी सेट का जो पूरक है वो u के बराबर होगा। और इसी प्रकार से u का जो पूरक है, मतलब यूनिवर्सल सेट का पूरक निकालना है, तो डैश इस बार u पे लग गया, इसको u में से माइनस कर देंगे, तो इसको u में से जब माइनस करोगे तो वो खाली हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें और अपने को ध्यान में रखनी है। तो आप इनका अभ्यास कीजिए एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन का, और इसके एग्जाम्पल करके देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएं। और इसके अलावा एक चीज़ और अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक टिप्पणी दी हुई है, उस टिप्पणी को आप जरूर नोट कर लेना। उस टिप्पणी को पढ़ के देखना, पेज नंबर 23 पे एक टिप्पणी है, उस टिप्पणी को आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट करेंगे। और अगर उस टिप्पणी के बारे में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप ज़रूर बताएं उसके बारे में। और एक्सरसाइज 1.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करके देख लें। और इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने इसके अंदर आपको सोल्व करवा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लिखना था, उसमें आपको नहीं शब्द जोड़ना है, और जहाँ पर बराबर का निशान है वहाँ पे उसको काट के लिखना है, और कहीं पर एस मिकाओं के छोटे बड़े का निशान तो उसको पलटना है पूरक समुच्चय के लिए। थैंक यू।